हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल V2 कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बट एनवायरमेंटल स्कैनिंग को पढ़ने और समझने से पहले हम देखेंगे ओवरऑल एक बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्या होता है। पता है इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट को भी कवर करता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 3। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। सो जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, दिस इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आवर सराउंडिंग और business surroundings means external factors plus internal factors which affect directly or indirectly your business activities. That is called a business environment. Means external factors कौन कौन से होते हैं? The factors of outside the firm like social factors, economical, technological, etc. And the factors which are called internal, that is like workers of your organization, etc etc. ठीक। So the business environment is a set of or sum total of all external and internal factors that influence a business activity. Done? So this is the business environment. Now why we are understanding the business environment or study the business environment or study about the environment for a business. So second topic is importance of business environment. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बिज़नेस एनवायरनमेंट? देखिए इम्पोर्टेंस नीड्स अगर कुछ भी आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट नीड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द सिमिलर पॉइंट्स आर गिवन। डन। सो इसमें आपको सभी पॉइंट्स में और करके भी एक पॉइंट मिलेगा। वो रीज़न इसलिए क्योंकि जो NCERT में दिए हुए पॉइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और जो नॉर्मली पॉइंट्स उनके बनाए जा सकते हैं वो भी मैंने उसके साथ लिखे हैं। डन। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट शुरू करते हैं। एक अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको बिजनेस के हर एनवायरनमेंट, हर एलिमेंट, हर डायमेंशन के बारे में स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस आपकी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या आप इसे लिख सकते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑल्सो। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही आपके लिए आपका नया आइडिया बन सकती है, आपके बिजनेस का एक आइडिया बन सकती है। तो सबसे पहले मार्केट में मार्केट की या बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने और सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज करने के लिए आपको पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना कंपलसरी होता है। ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना और सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना, प्रॉफिट अर्न करना, इसी वजह से एक बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता है। ना द सेकेंड वन इज़ बेटर परफॉर्मेंस, या हम बोल सकते हैं थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल या बेटर परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या बोल सकते हैं कि जनरली एक बिजनेस एनवायरनमेंट की जब एक बिजनेसमैन स्टडी कर लेता है तो उसे फर्स्ट अलार्मिंग हो जाती है। वो पहले से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, समझने लग जाता है कि इन फ्यूचर यहाँ क्या चेंजेस आ सकते हैं। लाइक अगर पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से आपका बिजनेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो यू हैव टू स्टडी अबाउट द चेंजेस इन पॉलिटिकल कंडीशन एज वेल पॉलिटिकल पार्टीज़। इसकी वजह से आपको पहले से समझ में आने लगेगा कि मेरे बिज़नेस में क्या बैरियर्स आ सकते हैं। डन।
जिसकी वजह से आप पहले से समझ जाएंगे कि मुझे इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रखना है, एक अल्टरनेट प्लान क्या रखना है। ठीक, सो एक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तभी बेटर या इम्प्रूव बन सकता है जब वो इन चीज़ों को पहले से अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखे। और ये कैपेबिलिटी एक पर्सन में तब आ सकती है जब वो बिजनेस के पर्टिकुलर हर फैक्टर, हर डायमेंशन की स्टडी कर चुका है। सो बेटर परफॉर्मेंस या ये बोल लें कि थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग्स के लिए भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज़ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज or efficient use of resources. Generally the resources which belongs from society, which belongs from the market etc etc, उन सभी resources का proper utilize करना। हमारे पास resources available बहुत ज़्यादा हैं but हम हर resource को properly use नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम बिजनेस के एनवायरनमेंट मींस द डायमेंशन और ऑल द एलिमेंट्स या टाइप्स को अंडरस्टूड करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या फाइनेंस अप्लाई करना है, कितना इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करना है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कहाँ हो सकता है, किस टाइप के बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है। तो उस वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं या उसकी जानकारी पूरी रखते हैं तो हम अपने पास अवेलेबल सभी रिसोर्सेज को या आसपास हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं बिज़नेस रिलेटेड उनको प्रॉपरली विदाउट एनी वेस्टेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं। Then the fourth point is sensitization of entrepreneurs to cope up with rapid changes. कंटिन्यूस हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़, मार्केट डिमांड, इकोनॉमिकल कंडीशंस, हर चीज़ में एक चेंज बना होता है। मीन्स द फ्लैक्सिबिलिटी इज़ ऑलवेज पॉसिबल इन एनी एनवायरनमेंट, वो पॉलिटिकल हो, वो आपका सोशल हो, वो टेक्नोलॉजिकल हो, वो लीगल हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, उसमें हमेशा चेंजेस बने रहते हैं। और इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि उसे अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर लेना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होता है। बट अगर वो इन चीज़ों के बारे में या इन इन्वायरमेंट या इन फैक्टर्स के बारे में वो पहले से स्टडी कर रहा है तो वो अर्ली वार्निंग्स को अपने साथ रखेगा। मीन्स वो पहले से इन सब चीज़ों को स्टडी कर चुका होगा जिसके लिए वो एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखेगा। जैसे ही उसे समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ चेंज में आ रही है तो वो अपने उस बैकअप प्लान का यूज़ करके उस चेंज को अडॉप्ट कर लेगा बिज़नेस में, जिससे उसे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा और वो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रख पाएगा। देन इसके लिए सबसे बड़ा अगर आप एग्जाम्पल ढूंढते हैं तो कोरोना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस कि सडन जो डिज़ास्टर सामने आया था, हर बिज़नेस हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो डिज़ास्टर आ गया था, उसके बावजूद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपरली विथ प्रॉफिट रन हो गए। कारण क्योंकि दे नोज दिस, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि भैया यहाँ वहाँ इस देश में बीमारी है, उस देश में बीमारी है, भाई फ़्लाइट्स आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उस कंडीशन में ये धीरे धीरे जो दूसरे देशों तक पहुँच रहा है वो हमारे देश में भी आ सकता है। सो दे कैन प्रिपेयर फॉर दिस कंडीशन ऑलरेडी, क्योंकि वो पढ़ चुके, वो समझ चुके थे इस एनवायरनमेंट को। सो उन्होंने ईजीली उस चेंज के साथ कोप अप कर लिया। ठीक है, सो बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ने का एक कारण ये भी है या एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने का एक कारण ये भी है कि वो आने वाले जो बदलाव हैं या चेंजेस हैं उनको ईजीली अपने बिज़नेस में अडॉप्ट कर सके। The fifth point is formulation of strategies and policies or planning and policy
फॉर्मुलेशन जनरली आपको अगर हर चीज़ के बारे में पता है तो आप इजीली हर चीज़ का प्लान बना सकते हैं कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, मैं किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकता हूँ या किन पॉलिसीज़ पे मुझे अपने बिज़नेस को काम करवाना है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट किसको लेके चल रहे हैं। अगर आप सोसाइटी फोकस्ड पर्सन हैं या सोसाइटी फोकस्ड बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो पॉलिसीज़ है या प्लानिंग है वो ओवरऑल सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, जिसमें एनवायरनमेंट तो सारे होंगे बट स्टिल सबसे ज़्यादा फोकस आपका रहेगा सोसाइटी पे। ठीक, सो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटजीज़, आपकी पॉलिसीज़ और प्लानिंग्स को बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग या फिर ये बोल लीजिए इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखिए बिज़नेस एकदम से स्टार्ट होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट एंड ऑल नहीं हो जाता, उसे इम्प्रूव करना होता है धीरे धीरे, मतलब उसे लाना होता है यूटिलाइज में, लोगों के डिमांड में, मार्केट में उसकी लाइफ साइकिल मेंटेन करनी होती है, तब जाके आप अपनी इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको गुडविल, एक इमेज आपकी मार्केट में बनानी होगी जो कि आपकी डिमांड को इंक्रीज़ कर सके। एज लाइक आप जियो का एग्जांपल ले लीजिए। जब जियो स्टार्ट हुआ था, जियो को क्या मतलब क्या था, फ्री में सिम बट रही थी, फ्री डेटा मिल रहा था, कॉल्स मिल रहे थे, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पे आपको उसका रिचार्ज मिल रहा था, सब कुछ था। देन धीरे धीरे जब वो लोगों के डिमांड में आ गया, जब उसने अपना एक ब्रांड बना लिया, अपने आप को एक इमेज में डाल लिया, गुडविल मेंटेन कर ली, तब उसने अपने प्राइजेस इंक्रीज़ कर दिए। जितना उसने 3 साल में नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया था, उससे 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उसने अब तक कमा लिया है। सो दिस इज़ द importance of a business environment, that you have to make your image building, so you have to understand all the demands, needs, wants of the society as well, according to law, economical development, etc etc। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके इम्पोर्टेंस को, बट अब हम बात करेंगे टाइप्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट बी इज़ business environment, the short form of business environment. That's why I write here B. So the factors, elements, dimensions, classification, types, kinds ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। आप जो इससे बोलना चाहे या ये बोल लीजिए कि जिस टाइप में या जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसमें यही लिखेंगे। डन। सो एक बिज़नेस एनवायरनमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कहा जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। व्हाट इज मीन बाय द माइक्रो एनवायरनमेंट? सो माइक्रो एनवायरनमेंट जनरली कहा जाता है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि आपकी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है और आपके डेली ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स द एनवायरनमेंट विच एग्जिस्ट विद इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन इन्फ्लुएंस डेली ऑपरेशंस। जैसे आपके कस्टमर्स हो गए, आपके retailer persons हो गए, etc etc। These are the internal factors like micro environment. Now the macro environment, what are the macro environment or what is mean by the macro environment? The set of condition that exist in the economy as a whole rather than in a particular sector or region। जनरली वो कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन या सेक्टर के लिए नहीं होती, वो होलिस्टिक होती है, सभी के लिए होती है। दैट इज़ कॉल्ड द मैक्रो एनवायरनमेंट। चलिए अब माइक्रो और मैक्रो को हम ब्रॉड में पढ़ते हैं। देखिए की इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, या ये बोल रहे हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। सो micro environment is a complete internal environment of an organization and the macro is completely external environment of an organization. So what is the internal
एनवायरनमेंट दैट इज़ स्टेक होल्डर्स, आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गया, कॉम्पिटिटर्स जो सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी बात करें, आपके एम्प्लॉयज़, आपके लेबर्स, वर्कर, आपके सप्लायर्स जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में या सर्विसेज मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, ट्रेड एसोसिएशंस मतलब मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग्स आपके जो कॉम्पिटिशन्स में हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो कि फोकस रखे लाइक NGOs एक्सेट्रा आपके बिजनेस पे या आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को फोकस बनाए हुए हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़, आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके कस्टमर लाइक कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स द टू थिंग्स, ठीक। कस्टमर वो पर्सन जो ज़रूरी नहीं है कि आपसे ख़रीद रहा है प्रोडक्ट तो पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहा है, हो सकता है वो आपसे ख़रीद रहा है पर उसका यूज़ कोई और कर रहा है या वो किसी और को यूज़ के लिए भी दे रहा है, बट द कंज्यूमर हु परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम यू फॉर हिज personal use or personal need satisfaction. Then so micro environments are those environments which are internally affect or influence your daily activities. डन। अब बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की। मैक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ही नहीं पूरे इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इस मैक्रो इन्वायरमेंट को पेस्टल मॉडल भी कहा जाता है। चलिए इस पेस्टल मॉडल को देखते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय अ पेस्टल मॉडल? तो पेस्टल मॉडल जनरली आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को कहा जाता है। पेस्टल P for political environment, E for economical environment, S for social environment, T for technological environment and E for ecological environment, L for legal environment. This is called pestle model. Look, मैंने ऊपर लिखा भी है अपने उसमें कि this is very important topic क्योंकि ये वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द बिजनेस स्टडीज़ एज वेल योर एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों में ही केस स्टडी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं इन द 1 मार्क एज वेल इन 4 मार्क ऑल्सो। पेस्टल मॉडल को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लुक, पेस्टल मॉडल आपको दिया हुआ है सामने की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेस्टल मॉडल। Pestle, P for political factor. These are the factors which shows the government intervenes in the economy and activity of business firm. Means political parties या political conditions या government interference जो आपकी business activities या इकोनॉमिकल कंडीशंस या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बना हुआ होता है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। लुक, इसकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जो केस स्टडी आएगी उसको कैसे हैंडल करना है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, करप्शंस है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस पॉलिसी है, लेबर लॉज है या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इनसे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट्स आ जाता है जैसे आइडियोलॉजिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्टी सिस्टम्स एंड इलेक्शन सिस्टम्स, इनसे रिलेटेड कोई केस स्टडी या क्वेश्चन आ जाता है तो वो जनरली आपके पॉलिटिकल फैक्टर और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिकल environment. What is meant by economical environment? This have a major impact on how business operates and take decision. Generally आपके बिजनेस में किस तरीके के गेनिंग चल रही है, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, व्हाट इज़ द मोबिलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट डन बाय यू, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आती है। अब इकोनॉमिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के थ्रू। एक्सचेंज रेट का बात कर ले, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी के बारे में, या मार्केट एंड बिजनेस साइकिल के बारे में बात कर रहा है। इकोनॉमिक
ट्रेंड्स के बारे में या इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है तो वो केस स्टडी या क्वेश्चन जो है जनरली इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स को बिलोंग करता है। द थर्ड वन इज सोशल फैक्टर, दिस अफेक्ट्स डिमांड्स फॉर अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड हाउ द कंपनीज ऑपरेट्स। जनरली ये पूरे तरीके से आपके कंज्यूमर सेक्टर को बिलोंग करता है या सोसाइटी सेक्टर को बिलोंग करता है कि आपकी मार्केट में प्रोडक्ट नीड और डिमांड क्या चल रही है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, करियर एटीट्यूड, रोल ऑफ वुमेन, रिलीजियस एंड एथनिक फैक्टर, कंजप्शन हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल, ट्रेंड्स, ब्रांड्स, कंपनी इमेज, फैशंस, इनमें से किसी की भी बात करता है तो हम उसे सोसाइटल एनवायरनमेंट से मान के चलते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इट डिटरमाइंस बैरियर टू एंट्री, मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल एंड इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिसीजंस। जनरली यहाँ जब भी बात टेक्नोलॉजीज़ की होती है तो वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। कंप्यूटर को ले लीजिए, पहले कोई कंप्यूटर ही नहीं था, बेकर्स, पत्थर, उंगली, कैलकुलेटर, फिर बड़ा सा एक रूम साइज़ का कंप्यूटर, फिर उससे छोटा डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप एंड नाउ इट इज़ टैबलेट, और अब तो फ़ोन में ही सब काम हो जाता है, ज़रूरत ही नहीं कंप्यूटर की। डन। सो दिस इज़ द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब इस तरीके के अपग्रेडेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, न्यू इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी या क्वेश्चन है देन इट बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Now the next is ecological environment या environmental factor. So growing the awareness to climate changes affect how the companies operates and the product they offers. Means the weather, climate, environmental policies, climate changes, pressure from NGOs, और हम ये बोलेंगे इन्वायरमेंट डैमेज की बात कर रहा है भाई, किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट डैमेज हम कर रहे हैं या हमारे बिज़नेस की वजह से हो रहा है या किसी भी तरीके के क्लाइमेटिक इश्यूज़ आ रहे हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स हो गया, इकोलॉजिकल इश्यूज़ मतलब क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, लॉ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, कंजप्शन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सभी इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। द लास्ट वन इज लीगल एनवायरमेंट और लीगल फैक्टर। दिस अफेक्ट्स हाउ अ कंपनी ऑपरेट्स, इट्स कॉस्ट एंड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। जनरली ये पूरे तरीके से आपके कंपनीज लॉ, बिजनेस लॉस को बिलोंग करता है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ मतलब डिफरेंट लॉज की बात की जा रही है, एंटी ट्रस्ट लॉ की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, लॉ रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेड, टैक्सेशंस लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस, बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉ, ये सारे टॉपिक्स अगर अवेलेबल है या इनमें से कोई सा भी तो हम ये मान के चलेंगे द क्वेश्चंस और द केस स्टडी बिलोंग्स टू लीगल एनवायरनमेंट। सो दिस इज़ द कंप्लीट पेस्टल मॉडल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो। डन। चलिए अब हम बात करेंगे कम्प्लीटली मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे। मीन्स अब हम टॉपिक को समझेंगे। व्हाट इज मीन बाय द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, व्हाट इज मीन बाय द स्कैन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग को दो वर्ड हमेशा ध्यान रखिए, एक गैदरिंग इंफॉर्मेशन और एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, देन थर्ड वन इज द फॉरकास्टिंग द इंफॉर्मेशन। दीज थ्री प्रोसेस or these three activities are involving or including in the environmental scanning. We can say this is the process of gathering information regarding the company's environment, analyzing it and forecasting the impact of all predictable environmental changes. जितनी भी जानकारी हो सकती है कंपनीज़ के लिए, बिज़नेस के लिए या बिज़नेस रिलेटेड, उसे इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, उस एनालाइजेशन के बाद उसके इम्पैक्ट्स को
फोरकास्ट करना, वो पूरी प्रोसेस हमारे लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहलाती है। और एक एंटरप्रेन्योर ही ऐसा पर्सन होता है जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उसे हर चीज़ को एक फ्यूचर पाथ और फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग डेवलप करना होता है। दैट्स वाई द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इज़ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देन एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये सारी प्रोसेस के बाद एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है। स्कैन तो कर दिया, बट एनालाइज कैसे किया जाए? तो देयर आर सम स्ट्रैटेजी विच हेल्प्स टू एनालाइज योर एनवायरनमेंट। अब भाई आप जिस भी टाइप का प्रोडक्ट या जिस भी टाइप के कंज्यूमर्स को अपना टारगेट मानते हैं, मार्केट को टारगेट मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कीजिए, जो कि आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रेजेंट करता है, आपको थ्रेट्स डेवलप करके देता है, आपकी स्ट्रेटजीज उन थ्रेट्स और वार्निंग्स को फेस करने के लिए तैयार करता है, फ्यूचर कास्ट पॉलिसीज़ करता है, ये सारी चीज़ें वो करके देता है। मीन्स एनवायरमेंटल analyzing is the process to make strategies, planning, policies after getting all the different threats, informations of बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन ना द सोर्सेज, भाई अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप बाज़ार घूमते रहोगे और स्कैनिंग हो जाएगी, नहीं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने के लिए अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के सोर्सेज क्या कहते हैं? जनरली वर्बल इंफॉर्मेशन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे मुँह से आपको कोई चीज़ ऐसी सुनने को मिल जाए, भाई मोबाइल का बिज़नेस है आपका, मुझे मोबाइल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आप मेरे लिए एक कीपैड वाला मोबाइल भी मेरे लिए इनफ है। सो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि आज एंड्रॉयड की डिमांड कर रहा है, हो सकता है उस कस्टमर का इंटरेस्ट ही ना हो, लेट इट बी, ये हो नहीं सकता, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए। सो वर्बल इंफॉर्मेशन होती है, भाई जो आपस में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी और ने आपको आके सुना दी, बता दी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, आपके कंसल्टेंट्स, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपके जो रिटेलर पर्सन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रोडक्ट को, ये सारे ही पर्सन आपके लिए सोर्स बन सकते हैं, जो आपको एनवायरनमेंट के बारे में, मार्केट के, सोसाइटी के, लीगल के, लॉज, पॉलिटिकल, इन सब के बारे में जानकारी दे सकते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, कंटिन्यूस जो आपकी कंपनीज़ के रिकॉर्ड है, आपकी एज वेल आपके कॉम्पिटिटर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको स्टडी करके भी आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट भी कई चीज़ें छापती रहती है, फलाने कानून में हमने ये बदलाव कर दिया, फलानी पब्लिक के साथ ये हो गया, ये हो गया, वो फलाना, हम ये नया कानून बना रहे हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड, इस कारण से। तो कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आपको अंडरस्टूड हो जाती है। या ये बोल लीजिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, या फिर आपके प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी को, या कॉस्ट को, या सेल्स को डिसाइड करने के लिए आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं regarding the economical condition of your customer, consumers. Then next is formal studies, जो आप नॉर्मली कर सकते हैं, जगह जगह जाके पूछना, लोगों से बात करना, क्वेश्चनियर्स भरवाना, क्वेरी ऑप्ट करना, ये सारी प्रोसेस आपकी फॉर्मल स्टडीज़ में आता है। इसके अलावा भी कई सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप एक एनवायरनमेंट को एनालाइज और स्कैन कर सकते हैं। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर, फॉर द एंटरप्राइज और प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज, कि वो पूरे तरीके से एक एनवायरनमेंट को स्कैन कर ले सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो आज का जो टॉपिक था हमारे लिए वो यहीं ख़त्म होता है। इफ़ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, and hit the bell icon for new videos or new updates on my channel. Thank you everyone.